नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम हैं पार्ट 2 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के, जिसमें हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देना, जितनी भी रुकावटें हैं उनको हटा देना, फ्री कर देना सब सारी रुकावटों से। तो यहाँ पे भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत सारी रुकावटें लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि भारत की जो अभी इकोनॉमी थी वो इतनी केपेबल नहीं थी कि बाहरी वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर पाए, इसीलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे बहुत सारी फील्ड्स में। तो कैसे कैसे वो रेस्ट्रिक्शन हटाए गए और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे वो देखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, रुकावटों को हटाया गया उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हटाया गया लाइसेंस सिस्टम। आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया था कि भैया लाइसेंस सिस्टम जो था कि जिसमें किसी को भी नया इंडस्ट्री खोलना है अगर इंडिया में, तो वो उसको पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेना पड़ेगा। भाई हम नया इंडस्ट्री खोल लें, अगर गवर्नमेंट बोला हाँ भाई खोल लो तो ठीक है वो खोल सकता है, अगर मना कर दिया तो वो नहीं खोल सकता। तो ये वाला जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया। अब कोई भी आके इंडस्ट्री खोल सकता है, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी अब किसी को भी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जहां पे लाइसेंस की सिस्टम होती है, पड़ती है, जैसे कि हो गए अल्कोहल बनाने में, दारू बनाने में, या फिर जो दवाइयां होती है उसको बनाने में, और बहुत सारे हैजार्डस केमिकल्स होते हैं, खतरनाक केमिकल्स, उन सारी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। बाकी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हटाया रेस्ट्रिक्शन वो था प्राइवेट जोन। पहले ऐसे बहुत सारे एरिया थे जहां पे नो प्राइवेट सेक्टर जोन था, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को घुसने की इजाजत नहीं थी। केवल और केवल उन सामानों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर को वहां पे घुसने की इजाजत नहीं थी, वहां पे इंडस्ट्री खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लिबरलाइजेशन के तहत सारी जगहों पे प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है, हर एक चीज का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर जो है वो आराम से कर सकता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन के तहत ये था। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम भी हटा दिया गया कि भैया हर जगह अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे नो प्राइवेट जोन को हटा दिया गया। तीसरा क्या था? प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हटा दिया गया। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी इंडस्ट्री होती थी, बच्चे जैसी होती थी। अब मान लीजिए छोटे से बच्चे को, अगर 5 साल के बच्चे को 20 साल के लड़के के साथ अगर आप भिड़ा देंगे तो क्या होगा? बेचारा मारे खाएगा ना। तो वही यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर कंपटीशन फेस करेगी तो यहाँ पे इसको बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। लेकिन यहाँ पे लिबरलाइजेशन आ गया था, तो यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन जो है इनके ऊपर से गवर्नमेंट का हाथ हटा दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला भैया तेरे को बहुत दिन प्रोटेक्शन दे दिया और अब हटाना पड़ेगा प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो प्रोटेक्शन मिल रही थी अब उसको हटा दिया गया लिबरलाइजेशन आने के बाद। अब चौथा क्या किया गया? प्राइस फिक्सेशन को हटा दिया गया। प्राइस फिक्सेशन में क्या था कि कुछ ऐसे गुड्स थे, ठीक है, कुछ ऐसे गुड्स थे जिनका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, और गवर्नमेंट जो डिसाइड करती थी उसी प्राइस पे वो गुड बिकता था, वो सामान मार्केट में बिकता था। लेकिन अब लिबरलाइजेशन के तहत क्या था कि भैया अब कोई सी भी ऐसी सामान नहीं होगा जिसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब सारे सामानों का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? मार्केट के तहत, उसके असली दाम जो है उसके तहत डिसाइड होगा। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं थी कि गवर्नमेंट किसी का भी दाम डिसाइड करे। तो यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन का जो पावर था गवर्नमेंट के पास उसको हटा दिया गया लिबरलाइजेशन के तहत। उसके बाद हमने देख लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे लिबरलाइज किया गया पूरा। अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे लिबरलाइज किया गया इंडिया के। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम हुआ था लिबरलाइज करने के लिए वो हुआ था आरबीआई की पावर में थोड़ी सी कमी करना। थोड़ी सी कमी क्या थी कि भैया पहले आरबीआई के हिसाब से ही कमर्शियल बैंक्स को काम करना पड़ता था, क्योंकि आरबीआई फादर होता है सारे कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई कहेगा वही कमर्शियल बैंक को करना पड़ेगा। अब मान लीजिए लोन बांटने के लिए कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में कि भाई आप लो इंटरेस्ट पे लोन बांटो,
ठीक है, लो इंटरेस्ट चार्ज करो और लोन बांटो किसानों को। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को करना पड़ा, वो लो इंटरेस्ट पे लोन बांटने पड़े। लेकिन अब कमर्शियल बैंक्स के पास ये लिबरलाइजेशन के बाद ये पावर थी कि वो जिस इंटरेस्ट पे चाहे उस इंटरेस्ट पे लोन बांट सकता है। गवर्नमेंट को, आरबीआई को ये अब कोई हक नहीं था कि भैया उसको फोर्स करे कि भाई किसी इंटरेस्ट पे आप इस इंटरेस्ट पे चार्ज करो और लोन बांटो। ठीक, अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो खुद डिसाइड कर सकते थे, जितने भी बैंक्स हैं वो उनके पास खुद ये पावर थी कि वो डिसाइड करें कितने इंटरेस्ट पे उनको लोन देना है। और भी ऐसी बहुत सारी पावर्स जो है कमर्शियल बैंक्स को दी गई और आरबीआई की पावर में थोड़ी सी कमी की गई, जिसके कारण क्या हुए, बहुत सारे न्यू प्राइवेट बैंक्स खुले इंडिया में, इंडिया के, और बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी खुले। फॉरेन बैंक क्यों खुले? क्योंकि बाहर के लोगों ने देखा भैया यहाँ पे तो आरबीआई की पावर में कमी की जा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का बहुत बढ़िया टाइम है। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी आके यहाँ पे इंडिया में आके खुल गए और बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी खुलने स्टार्ट हो गए, जैसे ही ये सारी पावर कमर्शियल बैंक्स को मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक, और क्या हुआ तीसरा कि भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था बैंक में वो 50% कर दिया गया बढ़ा के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर के लोगों ने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं, विदेश के लोगों ने, ठीक, तो विदेश के लोग क्यों पैसे जमा कराते? क्योंकि बाहरी कंट्रीज में इतना ज्यादा पैसे जमा करने के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है लोगों को। क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 1%, 1 से 1.5% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन भारत में अगर देखें तो भारत में 5, कहीं कहीं 5, 6, 7, 8, 9% भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के लोग जो है वो पैसा जमा कराते हैं इंडिया के बैंकों में। तो उसका जो कैपेसिटी था वो 50% कर दिया। टोटल जितना भी बैंक में जमा होगा उसका 50% जो है बैंक वो फॉरेन के लोगों का जमा कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे ये सिस्टम किया गया। और फिर चौथा क्या किया गया कि न्यू फॉरेन, कुछ किया नहीं गया यहाँ पे, ये जो आरबीआई की जो पावर में वो किए गए थे ना, और ये जो लिबरलाइजेशन हुआ था पूरा फाइनेंशियल सेक्टर का, इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ कि भाई इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो लिबरलाइज हो रहा है, उससे सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके प्रॉफिट कमाने का एक बहुत बढ़िया मौका था। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में आए और इंडिया में आके इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि म्यूचुअल फंड आया था 1991 के समय में और इंडिया में आके उसने इन्वेस्ट किया और आज आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कितना बड़ी कंपनी बन गई है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आए लिबरलाइजेशन के समय में। ठीक है, जब फॉरेन सेक्टर को लिबरलाइज किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर को। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं टैक्स में क्या चेंजेस की गई लिबरलाइजेशन में। टैक्स में क्या किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स थे, आप जानते हैं कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपके टोटल अर्निंग के ऊपर चार्ज किया जाता है कि आप कितना कमाते हैं उसके ऊपर चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जो आप गुड्स खरीदते हैं, इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टैक्सेस को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टैक्स इवेशन होता था बहुत ज्यादा। लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था कि टैक्स की चोरी जो थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लोग टैक्स भरते ही नहीं थे क्योंकि भाई टैक्स के जो रेट थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। अब आप सोचिए 100 रुपए आप कमा रहे हैं, 100 में से 50 जो है वो गवर्नमेंट ही मांग रही है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना देने कि भैया मैं कमाया हूं उसमें से 50 दे दूं। तो यहाँ पे टैक्स क्या किया गवर्नमेंट ने देखा कि भैया टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, लोग टैक्स जमा ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स का हाई है टैक्स का रेट, इसलिए लोग जमा ही नहीं कर रहे हैं टैक्स को। तो गवर्नमेंट ने टैक्स को जो है वो कम कर दिया जिससे टैक्स की चोरी कम हो और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करें, जिससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक, तो अब पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या चेंजेस आए, फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स लाए गए लिबरलाइजेशन में। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रुपी की वैल्यू जो थी वो कम कर दी गई, डिवैल्यूड कर दी गई अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, हम डॉलर में हर चीज की वैल्यू नापते हैं, तो रुपी की वैल्यू डॉलर के रेफरेंस में कम कर दी गई। क्यों कम की गई? क्योंकि भैया इंडिया का जो पहले रुपी की वैल्यू जो थी डॉलर के रेफरेंस में बहुत ज्यादा थी। सारी कंट्रीज बोलती थी भाई इंडिया को
कि यार तू इतनी गरीब कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी तूने अपने करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों करके रखी है? इंडिया बोलता था मेरी मर्जी, जो भी करूं। लेकिन अब इंडिया को आ गई थी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अब फॉरेन करेंसी ही नहीं थी, कोई आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा थी। लोग बोलते थे भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, इससे अच्छा किसी और कंट्री में करूंगा जिसकी रुपये की वैल्यू, जिसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो डॉलर के रेफरेंस में। तो यहाँ पे रुपये की वैल्यू इसीलिए गवर्नमेंट ने कम कर दी, जिससे क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो हमारी कंट्री में, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा बढ़ाने के लिए रुपये की वैल्यू जो थी वो कम कर दी गई। पहले मान लीजिए एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, पहले 20 रुपी थी, $1 का दाम जो था वो 20 रुपी था, ठीक है। अब उसको 20 से क्या कर दिया, 40 कर दिया गया। बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी रुपये की वैल्यू उस समय में, ठीक है, जो कि आज जो है वो हम जानते हैं 78 या 77 के करीब रुपये की वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे रुपये की वैल्यू कम कर दी गई थी लिबरलाइजेशन के टाइम पे। उसके बाद दूसरा काम क्या किया गया कि पहले रुपये की वैल्यू जो थी वो गवर्नमेंट डिसाइड करता था, ठीक है, लिबरलाइजेशन से पहले। और इसी कारण जो थी रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा थी इंडिया में, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं था। गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा था भैया 20 रुपए ही करूंगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ना आए कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने लग गया भारत में। तो यहाँ पे क्या किया गया कि गवर्नमेंट से वो पावर ले ली गई, और उसको वो पावर किसको दे दी गई, मार्केट को, कि भैया और कंट्रीज की तरह, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है करेंसी की वैल्यू, मार्केट डिसाइड करता है करेंसी की वैल्यू। और किस बेसिस पे डिसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कि भैया बाहर से कितना एक्सचेंज मेरी कंट्री में आ रहा है और मेरा पैसा कितना बाहर जा रहा है, उस दोनों के बीच में जो बैलेंस के हिसाब से क्या करता है मार्केट, करेंसी की वैल्यू डिसाइड करता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट तो भैया अपने मन से कि इतना मेरे को फिक्स करके रखना है तो इतना ही फिक्स करके रखूंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से वो पावर छीन ली गई और वो मार्केट को दे दी गई कि भैया आप डिसाइड करो रुपये की वैल्यू, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। और ये जो था वो थोड़ा प्रॉफिटेबल भी था, जिससे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गया इंडिया में। और कैश का करेंसी का जो इनफ्लो था, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, कि भैया फॉरेन करेंसी भारत देश में कितनी आ रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भारत में बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने ये चारों देख लिए। अब लास्ट बचा है कि भैया ट्रेड की पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो चेंज आया ट्रेड में, ट्रेड पॉलिसी में, वो था कोटा या फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब ये होता है कि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भैया इतनी क्वांटिटी में ही सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा करोगे तो वो इलीगल होगा। तो क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भाई इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये लिबरलाइजेशन के तहत क्या हुआ कि ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो था उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ाना चाहती थी गवर्नमेंट इंडियन मार्केट में, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया था कि भैया आपको कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, जिससे लिबरलाइजेशन हो, फ्रीली सामान का आदान प्रदान हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। दूसरा क्या किया, रिडक्शन ऑफ टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है, सामान जो इंपोर्ट होता है किसी भी कंट्री में, उसके ऊपर उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है, ठीक है, उस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ या फिर इंपोर्ट ड्यूटी। तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों बढ़ा दिया था? क्योंकि भारत की गवर्नमेंट चाहती कम से कम सामान का इंपोर्ट हो, इसलिए टैरिफ को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन लिबरलाइजेशन के तहत क्या किया, टैरिफ जो था उसके रेट को घटा दिया गया, ठीक है, जिससे आराम से सामान का आदान प्रदान हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इंडिया से बाहरी वर्ल्ड में और बाहरी वर्ल्ड से इंडिया में, ठीक है। तीसरा क्या किया गया, लाइसेंसिंग वाला सिस्टम जो था वो हटा दिया इंपोर्ट के ऊपर से, कि भैया पहले किसी को भी अगर इंपोर्ट करना था सामान का,
किसी भी बाहरी देश से इंपोर्ट करना था किसी सामान का, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के तहत क्या किया गया, ये रेस्ट्रिक्शन जो थी लाइसेंसिंग वाली, उसको हटा दिया गया कि भैया आप अब किसी भी सामान का आराम से इंपोर्ट कर सकते हो बिना लाइसेंस के। लेकिन कुछ सामान ऐसे थे जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि अल्कोहल या फिर फार्मा की जितनी चीजें हो गई, दवाई के से रिलेटेड, या फिर जितने भी हैजार्डस केमिकल्स हैं जो हार्म कर सकते हैं हमको, उसके ऊपर जो था लाइसेंस वाला सिस्टम अभी भी था। बाकी चीजों के ऊपर से ये हटा दिया गया था, ठीक, जिससे फ्रीली सामान का आदान प्रदान हो सके। चौथा क्या किया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी उसको खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। इसके कारण क्या हुआ कि बाहर से पहले भारत से किसी को बाहर सामान भेजना था, मान लीजिए बाहर की कंट्रीज में जाके सामान बेचना था, तो उसको एक्सपोर्ट करना है यहां से सामान का, तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती थी गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करने से उसके सामान बाहर ले जाने का कॉस्ट बढ़ जाता था, तो यहां पे उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आप आराम से ले जाओ, भारत से सामान एक्सपोर्ट करो। भारत को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे सामान का, तो उससे गवर्नमेंट को फायदा ही होगा। तो यहां पे एक्सपोर्ट पर से जो ड्यूटी था, टैक्स था, वो हटा दिया गवर्नमेंट ने, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो भारत से सामान भारत की कंट्री में, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें क्यों की गई थी, ये चारों जो हमने देखा वो क्यों किया गया था, जिससे इंडिया के मार्केट में कंपटीशन बढ़े, इंडिया की इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़े, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, वो आके इंडिया में आके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। इसलिए इंपोर्ट के ऊपर से सारी चीजें हटा दी गई थी, जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए थे, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो भारत में, ठीक। और चौथा, तीसरा क्या, किस चीज के लिए, टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट के लिए, कि भैया टेक्नोलॉजी भारत की जो थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज, डेवलप्ड कंट्री की इंडस्ट्रीज जो थी भारत में आई, और वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आई। उससे भारत की जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों मोटिव के कारण ये चारों जो थी वो रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे। तो यहाँ पे इस वीडियो में, लिबरलाइजेशन वाली वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।